एएमबी क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य विवाद जो टॉपिक है इसको डिस्कस कर रहे थे। इस टॉपिक में पहले भाग में हमने मौलिक अधिकारों को डिस्कस किया था। भाग 2 में नीति निर्देशक तत्व को डिस्कस किया और भाग 3 में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच क्या विवाद है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकेंड पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर हम यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 2 में 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 लेसन 1 यानी कि उसको हमने डिस्कस कर लिया है, और लेसन 2 जिसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य एक वाद विवाद है। इस टॉपिक्स में हम अभी मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच क्या विवाद है। मूल अधिकार डीपीएस मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। तो मूल अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि नीति निर्देशक तत्व के मध्य टकराव का तात्पर्य है कि दोनों में कौन शक्तिशाली है, मौलिक अधिकार शक्तिशाली है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व शक्तिशाली है। क्या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। और टकराव की स्थिति में अगर मान लिया जाए मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव हो जाए तो कौन प्रभावी होगा। टकराव के मुख्य कारण आखिर क्या है? तो मुख्य कारण है मूल अधिकारों के संपत्ति के अधिकार वाले अनुच्छेद यानी कि 31, जो अनुच्छेद 31 है वो, और 19F तथा अनुच्छेद 39 ख ग यानी कि बी और सी। इसमें जो वर्णित तत्व हैं उसको समाजवाद से प्रभावित होने के कारण यह यहाँ पर टकराव के मेन कारण हैं। यानी कि संपत्ति से संबंधित जो अधिकार है उनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वही मेन मुद्दा है इस विवाद का। अनुच्छेद 39 बी जो कि भौतिक संसाधनों का सार्वजनिक हित में उपयोग राज्य के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 39 बी में जो भी भौतिक संसाधन है उनका सार्वजनिक हित के लिए उपयोग करेगा राज्य। और 39 सी में लिखा है कि उत्पादन और वितरण के साधनों यानी कि जो पूंजी है उसका केंद्रीकरण को रोका जाएगा राज्य के द्वारा, अर्थात अमीरों और गरीबों के मध्य पूंजीगत भेदभाव को मिटाएगा। यह राज्य का कर्तव्य होगा। मूल अधिकारों और डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के मध्य टकराव को देखते हैं तो हमें न्यायपालिका और संसद के मध्य टकराव को देखना होगा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ मूल अधिकारों और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के मध्य टकराव ही नहीं है, बल्कि इनको जो लागू करती हैं यानी कि यह विवाद जो है न्यायपालिका और संसद के मध्य टकराव है, और इनके मध्य टकराव को यहाँ पर देखना जरूरी है। जहाँ पर न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों को महत्व दिया है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का संरक्षण का अधिकार जो है न्यायपालिका को है, इसीलिए न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों को महत्व दिया है। वहीं संसद ने नीति निर्देशक तत्वों को महत्व दिया है। दोनों के मध्य विवाद से संबंधित विवाद जो वाद विवाद है वह संविधान संशोधन, उनको देखते हैं कि दोनों के मध्य क्या विवाद हुआ। सबसे पहला जो विवाद है 1951 में आया और श्रीमती चंपक दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य। इस केस में क्या हुआ देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि यह मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य टकराव से संबंधित पहला विवाद था, और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्देशक तत्वों की बजाय मूल अधिकारों को प्रभावी माना है। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व इसको न्यायपालिका ने कम वरीयता दी है, मूल अधिकारों को ज्यादा प्रभावी माना है। इस तरह से दूसरा केस जो है 1951 में ही ये भी आता है, और कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य। यह केस
भूमि सुधार और जमींदार प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। कामेश्वर सिंह ने संपत्ति के अधिकार के तहत यह केस किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कामेश्वर सिंह का पक्ष लिया, यानी कि मूल अधिकारों को प्रभावी माना। यहाँ पर भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कामेश्वर सिंह, जिन्होंने भूमि सुधार और जमींदार प्रथा के उन्मूलन से संबंधित केस किया था, और यहाँ पर संपत्ति के अधिकार के तहत ये केस किया था इन्होंने, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस की सुनवाई की तो मूल अधिकारों को प्रभावी माना, ना कि नीति निर्देशक तत्वों को। इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस आता है। यह 1967 में यह मामला आया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसको लागू करने के लिए हम मूल अधिकारों में वो किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकते, या संसद को किसी तरह का संशोधन करने का अधिकार नहीं है, यहाँ पर साफ तौर से कह दिया। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973, यहाँ पर 973 नहीं है, 1973 है। तो इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच कोई विरोध नहीं है और वे एक दूसरे के पूरक हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकारों के मध्य संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जो कि 25वां और 42वां संशोधन हुआ। उसमें 25वें संशोधन में क्या हुआ, तो 25वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1971 में हुआ था, और इसमें संसद ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व को बढ़ा दिया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31 में परिवर्तन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया, जिसको अनुच्छेद 31 ग 31 सी कहेंगे, 31 सी बनाया। अनुच्छेद 31 में कुछ परिवर्तन करके 31 सी बनाया। अनुच्छेद 31 सी में क्या बातें हैं, तो अनुच्छेद 31 सी के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों की स्थिति में परिवर्तन किया गया, और इसमें कहा गया कि राज्य अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में उल्लेखित जो भी लिखा हुआ है उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए कोई विधि का निर्माण करता है तो ऐसी विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है। अर्थात 25वें संविधान संशोधन द्वारा दो निर्देशक तत्वों को लाया गया, अनुच्छेद 39 के खंड ख और ग को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें राज्य के अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई विधि का निर्माण अगर किया जाता है तो ऐसी विधि को इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 जो अधिकार है उसका अतिक्रमण करती हैं। यानी कि इसमें 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 ख और ग इनको जो है मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। अब यहाँ पर मूल अधिकारों से ज्यादा प्राथमिकता प्रेफरेंस दिया गया है 39 ख और ग को, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को ज्यादा यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। इसके पश्चात 42वें संविधान संशोधन, और इस संशोधन में क्या हुआ, यह संशोधन 1976 में हुआ और यह संविधान के भाग 4 के सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान कर देता है। तो जितने भी मूल अधिकार हैं उन सभी पर यह ज्यादा प्राथमिकता दी गई इस संशोधन को। अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए बनाई गई विधि को इस आधार पर अवैध नहीं किया जा सकता है कि वह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। इस तरह हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भी नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव हमें मिनर्वा मिल्स केस में देखने को मिलता है।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ AIR 1980 में यह मामला आया और इसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31 ग को इस आधार पर, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 31 ग को यहाँ पर असंवैधानिक घोषित कर दिया, इस आधार पर कि वह संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। मिनर्वा मिल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मूल अधिकारों को ज्यादा प्राथमिकता दी है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि इस मामले में न्यायालय ने फिर मूल अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्राथमिकता प्रदान की। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि नीति निर्देशक तत्व जो थे वो पहले प्राथमिकता उनको दी गई थी, लेकिन मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अब मौलिक अधिकारों को ज्यादा प्राथमिकता कि मिनर्वा मिल्स विवाद जो है 1980 में, तो 80 में जब ये मामला आया तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के बताया कि पूरक हैं। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन और सामंजस्य संविधान का मूलभूत ढांचा है और वर्तमान स्थिति में अगर हम देखते हैं तो मिनर्वा मिल्स निर्णय के पश्चात स्थिति यह है कि केवल अनुच्छेद 39B और C को क्रियान्वित करने के लिए बनाई गई विधि को इस आधार पर अवैध नहीं किया जा सकता कि वह विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अर्थात हम इसमें देखते हैं कि 39B जो है और 39C इसमें वर्णित, यानी कि इसमें शामिल नीति निर्देशक तत्व ही मूल अधिकारों पर प्रभावी हैं, यानी इन्हें लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, पर इन संशोधनों की न्यायिक समीक्षा की जाएगी। और इसलिए कहा जाता है कि 39 ख और 39 ग के आने पर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 चले जाते हैं, इनका जो है किसी तरह का महत्व नहीं रहता है, बाकी परिस्थितियों में मूल अधिकार ही प्रभावी रहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के रूप में है और यह दोनों भारत में सामाजिक क्रांति के लाने हेतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों को एक दूसरे का पूरक घोषित किया है, पूरक माना है और यह व्यवस्था की है कि दोनों एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना को क्षति पहुंचती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के संविधान संशोधन अधिकार को वैधानिक मानता है, लेकिन इस प्रक्रिया में न्यायालय यह भी कहता है कि संशोधन का लक्ष्य संविधान की मूल भावना यानी कि मूल ढांचे को समाप्त करना नहीं होना चाहिए और ना ही उसे कोई क्षति पहुंचाना होना चाहिए। इस तरह यह चैप्टर समाप्त हो जाता है और पूरे चैप्टर को यहाँ पर कवर कर दिया गया है। यह चैप्टर 3 भागों में कवर किया गया है। पहले भाग में हमने मौलिक अधिकारों को डिस्कस किया, दूसरे भाग में नीति निर्देशक तत्वों को जाना और तीसरे भाग में हमने मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच क्या वाद विवाद है उसको समझा। और यहाँ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप इसको अपनी नोटबुक में नोट ना करें, यानी कि वीडियो को देखें और साथ ही साथ इस वीडियो के नोट्स भी बनाते रहें ताकि एग्जाम्स टाइम में आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।